क्लास 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो से आप बोर्ड में सिक्योर करेंगे 6 to 10 मार्क्स। यस, कार्बोनेट्स कंपाउंड ये अपनी वेटेज रखता है बोर्ड में 6 to 10 मार्क्स, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और बोर्ड्स में 6 to 10 मार्क्स सिक्योर करें। चलो लेट्स प्रोसीड। देखो, सबसे पहले कार्बोनेट्स कंपाउंड को समझने के लिए आप पहले कार्बन को समझो कि कार्बन होता क्या है। देखो, कार्बन जो एलिमेंट है वो जनरली आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो CO2 की फॉर्म में मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। देखो, अगर कार्बन को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। अब इसी एटॉमिक नंबर 6 को आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन से एनालाइज करें तो जब आप इस की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को चेक करते हैं तो K शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और L शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। अब जो बाहर वाला शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। दैट मींस वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो क्या करे, अपना कंप्लीट ऑक्टेट करे, क्योंकि हर कोई नोबल गैस या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके बाहर वाले शेल में क्या रहे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इसके पास क्या पॉसिबिलिटीज है? इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये किसी से, अगर देखो यहाँ पे ये शेयरिंग भी कर सकता है, या तो किसी से शेयर कर ले, या फिर ये किसी और को ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी और को दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले। दैट मीन्स वो क्या कर सकता है? ट्रांसफर भी कर सकता है। इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रांसफर एंड शेयरिंग। देखो, जहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे भी शेयरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट। और जहां पे ट्रांसफर होता है उस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। देखो, अगर आयनिक की मैं बात करती हूं, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगा? C4 पॉजिटिव। और देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है, तो एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो आपका C4 पॉजिटिव तो नहीं बन सकता। अब देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करें? 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो ये C4 नेगेटिव बनाएगा। देखो, पहले हमने चेक किया कि ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, बट उतनी एनर्जी ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और C4 नेगेटिव एनायन बना ले। अब एनायन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? देखो, न्यूक्लियस, अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करती हूँ तो न्यूक्लियस में इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। अब 6 प्रोटॉन्स के ऊपर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि न्यूक्लियस उनको अपने ऊपर अकोमोडेट नहीं कर पाता, तो इट कैन नॉट अकोमोडेट एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस जो है और ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाती हैं, इसलिए आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनी। ठीक है, ना तो ये हीलियम की जैसी कॉन्फ़िगरेशन बना पा रहा है, ना ये नियोन की कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर की पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डू नॉट, यहां से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि बताओ कार्बन डू नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव और इट विल नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो इसका रीजन क्या है कि दोनों पॉसिबिलिटीज इसकी नहीं है। यहाँ पे आपकी एनर्जी कंसिडरेशंस, यहाँ पे आपकी रिपल्शंस होती हैं। चलो अब देखते हैं, अगर ये आपका ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा? आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कार्बन के पास उसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ना डिफरेंट एटम्स को साथ में बुलाता है और उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ मिथेन का। यहाँ पे मिथेन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसके K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है और कार्बन के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है।
तो हर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का कंप्लीटली फिल्ड के शेल हो गया, और आप कार्बन का एनालाइज करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के अंदर अगर मैं बॉन्डिंग्स की बात करूं दैट इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसी पार्ट में यही समझाया हुआ है कि वो C4 नेगेटिव, C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव नहीं बनाएगा, इंस्टेड वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए। तो आपको बॉन्डिंग समझ में आई। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप समझे कि बॉन्डिंग तो करता है पर लेकिन जो ये शेयरिंग हो रही है वो कैसे होती है, और कार्बन अपने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। आप समझो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट मींस वो कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज 4। इसलिए हम क्या कहते हैं, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट। अब समझते हैं कि क्या कोई और पॉसिबिलिटीज होती हैं टेट्रावेलेंट के अलावा, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ये टर्म्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखो जब भी एटम सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व कराता है तो उन एटम्स को हम मोनोवेलेंट एटम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करती हूँ तो हर हाइड्रोजन के पास, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस होती है दैट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी होती है कोई पर्टिकुलर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहा है शेयरिंग में टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स कॉल्ड एज कोवेलेंसी। देखो इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हुई, 1। अगर कोवेलेंसी 1 होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, मोनोवेलेंट एटम्स। देखो अब ऑक्सीजन का एग्जांपल अगर मैं लूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,6। दैट मींस इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, अपने ही एक और जैसे ऑक्सीजन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब ये अपने ही जैसे एक और एटम को बुला के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है तो हर एक ऑक्सीजन एटम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दैट इज 2। तो कोवेलेंसी क्या हुई, 2। तो यहाँ पे डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। देखो जब भी आपकी कोवेलेंसी 2 होती है और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड हुए हैं वो 4 हुए हैं, हर एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो वहां से आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां से आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। लास्ट दैट इज ट्राइवेलेंट एटम्स। ट्राइवेलेंट एटम्स के एग्जांपल है नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,5। अब देखो अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, अपनी ही जैसे एक और एटम्स को बुलाता है और अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर देता है। देखो शेयरिंग से क्या हुआ, उसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने दूसरे नाइट्रोजन एटम से क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन एटम का क्या हो गया, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है तो ये ट्राइवेलेंट हो गया, और जो बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हुआ दैट इज आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां से आपका मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, और इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको डबल एंड इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की तरफ स्विच करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मैं बात करती हूँ, ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड होते हैं, फिर एक और H2 का मॉलिक्यूल। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ना वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। ये मॉलिक्यूल इसको इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो काफी वीक होते हैं। हाँ देखिए, अगर मैं
बात करूं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो काफी वीक होती हैं, और उन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, लो होता है। अब देखो, जब आप इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, अब आप वाटर को थोड़ा सा एनालाइज करें, वाटर जो होता है वो जनरली नेचर में पोलर होता है। क्यों? देखो, ऑक्सीजन ना इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा रखना चाहता है और हाइड्रोजन थोड़ा कम, जिसकी वजह से यहाँ पे ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब क्योंकि ये पोलर है और हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट होता है, जो लाइक है वो लाइक में डिसॉल्व करेगा, तो इसी रीजन से ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गए। तो ये वाटर में जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और यहाँ पे कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो these are bad conductors of electricity except graphite। ग्रेफाइट क्या होता है, हमारा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। So this is about some properties of covalent compounds। देखो, अब कोवलेंट कंपाउंड के बाद हमारे पास एक बहुत ही मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। कार्बन आपका वर्सेटाइल क्यों है? देखो, आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है? क्योंकि एक्चुअली में उसके पास बहुत सारी टेंडेंसीज होती हैं। सबसे पहली टेंडेंसी, अगर आपको कार्बन के वर्सेटाइल नेचर पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको एक्सप्लेन करनी है वो क्या करनी है, कैटिनेशन। देखो, कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। देखो, कार्बन ना अपने ही एटम्स के साथ बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे C60, मतलब अपने ही एटम्स के साथ लिंक करता जाता है। अब वो क्यों करता जाता है? देखो, कार्बन का साइज छोटा होता है, अगर इसका कार्बन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस जो है उन शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली और टाइटली हेल्ड करके रखते हैं, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। देखो, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सिलिकॉन बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। कार्बन छोटा साइज होने की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इसी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, उसके पीछे पहला रीजन क्या है आपका, कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद देखो, कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसीज रखता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज टेट्रावेलेंसी। देखो, कार्बन एक ही साथ 4 एटम्स के साथ अटैच्ड हो सकता है, 4 मोनोवेलेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। दैट मींस वो एक साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है। उसी पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। उसकी वैलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन की टेंडेंसीज होती है वो डिफरेंट मल्टीपल एटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, डिफरेंट मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की उसकी अच्छी टेंडेंसीज होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कार्बन के क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं एलोट्रॉप्स और एलोट्रोपिज्म फिनोमेना के बारे में। देखो, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जब आपका एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनता है, एलिमेंट्स जो है फिजिकल स्टेट उसकी देखो, उसमें अगर मैं बात करूं, कार्बन से ही आपका ग्रेफाइट बनता है, कार्बन से ही डायमंड बनता है, कार्बन से ही फुलरीन बनता है, पर आप नोटिस करेंगे ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है और डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो जब आपका सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स क्यों बोला, क्योंकि कार्बन में ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्टेस्ट होता है, और आपका डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिज्म। अब बेसिकली हम कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स को पढ़ते हैं। देखो, आप एलोट्रॉप्स को समझ लेते हैं, आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया, यार ये बन तो कार्बन से रहे हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा वास्ट वेरिएशन कैसे आ गया कि डायमंड तो इतना ज्यादा हार्ड हो गया, आप उसको कटिंग के लिए यूज करते हो, कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पसेस के टूल्स बनाने के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं, पर ग्रेफाइट तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंस आता है उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, केमिकली और दे ऑल आर सेम। अगर मैं बात करूं डायमंड और आपका ग्रेफाइट,
केमिकली ये सेम है, इंटरेस्टिंग, बट इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर में इतना वेरिएशन आता है जिसकी वजह से फिजिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत वेरी करती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें डायमंड में, देखो डायमंड में सपोज दिस इज कार्बन, यहाँ पे हर एक कार्बन एटम फर्दर लिंक्ड होता है 4 कार्बन एटम्स के साथ। यहाँ पे हर एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन एटम की sp3 होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 27 मिनट्स होते हैं। दैट मींस ये अरेंजमेंट ना आपका कंटिन्यू होगा। अब देखो यहाँ पे क्लोज्ड 3 डायमेंशनल रिजिड अरेंजमेंट है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से देखो यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल रिजिड अरेंजमेंट है। क्लोज्ड रिजिड अरेंजमेंट होने की वजह से डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, यहाँ पे 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जहां पे हर एक कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, तो जिसकी वजह से ये क्लोज्ड रिजिड पैटर्न बनता है, जिसकी वजह से कार्बन क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो इसका जनरली आप देखो जो आपका डायमंड है वो शाइन करता है। शाइन क्यों करता है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ठीक है, हार्डेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड अरेंजमेंट होता है। कहां कहां यूज होता है? अब देखो इसमें कहीं पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करती हूँ तो ग्रेफाइट में आप ध्यान से देखना, एक कार्बन आटम फर्दर 3 डिफरेंट कार्बन आटम से लिंक्ड होता है। अब आप इसी चीज को एनालाइज करें, देखिए जब मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे आपके पास ये है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। अब आप इस कार्बन एटम को नोटिस करें, देखो ये कार्बन एटम फर्दर 1 2 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है। बट दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। बट यहाँ पे इसने तो 3 ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया। दैट मींस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड। और वो पाई बॉन्ड, देखो बहुत सारी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, दिस इज बेंजीन, यहाँ पे बहुत सारी बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं, तो ऐसा कुछ हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाती है। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, डीलोकलाइज दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए हम इसको अपनी बैटरीज बनाने में यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक हेक्सागोनल एरे होता है, अब उसके नीचे एक और हेक्सागोनल एरे होगा, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है। अब देखो ये एक हेक्सागोनल रिंग का लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब क्योंकि ये फोर्सेस वीक होते हैं तो आपस में ग्रेफाइट की लेयर्स क्या होती है, स्लिप करती हैं। अगर ग्रेफाइट की लेयर स्लिप करती है, इसलिए आप जब ग्रेफाइट को टच करते हैं तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, स्लिपरी। दिस इज अबाउट ग्रेफाइट। अब मैं बात करती हूँ फुलरीन। फुलरीन का बहुत कॉमन एग्जांपल क्या है आपका, C60। देखो इसकी सॉकर या फिर फुटबॉल शेप जैसी स्ट्रक्चर होते हैं। अब उसी को एनालाइज करो तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे पेंटागन और हेक्सागन रिंग्स होती हैं। पेंटागन इज फॉर 5 कार्बन एंड हेक्सागन इज फॉर 6 कार्बन। यहाँ पे आपकी 5 और 6 मेंबर्ड की रिंग्स होती हैं। देखो सबसे पहले एक 5 मेंबर्ड की रिंग है और 5 मेंबर्ड की रिंग सराउंड होती है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग से। हर एक 5 मेंबर्ड रिंग चारों तरफ से सराउंडेड होगी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग से। देखो 5 6 6, फिर यहाँ पे भी आपकी क्या आएगी, 6 मेंबर्ड, फिर ये भी फर्दर क्या आएगी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ से ये इसको एक्सटेंड करो 6 मेंबर रिंग, यहाँ से ये भी आपकी 6 मेंबर रिंग। तो आपको ये सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखा, 5 मेंबर्ड के रिंग के सराउंडिंग होती हैं आपकी 6 मेंबर्ड रिंग्स। देखो आपकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12 और 20 रिंग्स होती हैं। 5 मेंबर्ड रिंग्स जनरली हमारी 12 होती है और आपकी हेक्सागोनल रिंग्स आपकी 20 होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में होती हैं। तो यहाँ से एलोट्रोपिस में एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का क्वेश्चन आएगा कि बताओ ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट डायमंड नहीं है। तो रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं और ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों होता है। चलो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो सबसे पहले
इसके पीछे एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी समझाती हूँ। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताती हूँ। देखो, आपकी केमिस्ट्री में जब आप 11th में जाएंगे तो केमिस्ट्री भी आपकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स की होती है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन कंपाउंड्स के पीछे ना कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, मतलब जादू है। बट ऐसा नहीं है, कोई मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं है। ये कैसे प्रूव किया? जिस साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पीछे मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, उसी के स्टूडेंट ने अपने ही प्रोफेसर को गलत प्रूफ किया। कैसे? उसने लैब में यूरिया सिंथेसाइज किया। अब लैब में यूरिया सिंथेसाइज किया, देखो यूरिया कहां से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। दैट मीन्स वहां से उन्हें पता चला नहीं, कोई मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं है, आप लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसी में देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से डिराइव हो रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या होते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन्स, और उन्हीं के डेरिवेटिव्स की स्टडी को अब हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मॉडर्न डेफिनेशन हुई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब देखो, हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। देखो, एलिफैटिक मतलब जहां पे वो स्ट्रेट चेन में है। देखो, आपके जो कार्बन है, एलिफैटिक भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेट हम कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया। सैचुरेट वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं, दैट इज एल्केन, उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बट जहां पे आप और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड। और आपके लेवल पे एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। अब आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, इनके जनरल फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूं किसी भी एल्केन में आपके 1 कार्बन आटम है, तो 1 कार्बन आटम के लिए आपका पहला मेंबर ऑफ एल्केन क्या बनेगा? n की वैल्यू 1 रखो, दैट इज 2 इंटू में 1, 2 प्लस दैट इज CH4। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन आपका क्या बनेगा? n की वैल्यू आप 2 रखेंगे, 2 2 4 प्लस 2, मतलब आपको ट्वाइस करना है +2। यहाँ पे एल्कीन्स में सिर्फ ट्वाइस करना है, और यहाँ पे क्या करना है? ट्वाइस में से भी 2 माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या बन गया? C 2 2 4 प्लस 6, 2 6। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब एक क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स आपसे, क्या आपकी मैं यहाँ पे एल्कीन्स और एल्काइंस में n की वैल्यू 1 प्लेस कर सकती हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप कहोगे कि मैम कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। वही क्या होता है आपका एल्कीन्स। और एल्काइंस क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आपको डबल बॉन्ड लेकर आना है, तो वहां पे मिनिमम आपको 2 कार्बन आइटम्स तो चाहिए। तो एल्कीन और एल्काइंस, आपकी एल्कीन्स और एल्काइन का पहला मेंबर कहां से स्टार्ट होता है? सेकेंड से। 2 कार्बन आइटम वाला क्या होता है? आपका पहला मेंबर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, अब आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में बताती हूँ। जैसे आपका पर्टिकुलर नेम होता है, आप किसी को नेम करते हैं, दैट इज मिस रवि शर्मा, ठीक है। अब इसमें आपके 3 पार्ट्स में नाम को ब्रेक करो, मिस, मिसेस, ठीक है। एक आगे वाला पार्ट, एक उसका खुद का नेम और एक उसका सरनेम। वैसे ही हम भी केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग में 3 पार्ट्स में नेम को क्लासिफाई करते हैं। वो 3 पार्ट्स आपके क्या होते हैं? प्रीफिक्स, दैट मीन्स उसका आगे का नेम, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम उसके नेमिंग की बात कर लेते हैं, वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। देखो, वर्ड रूट की अगर मैं बात करती हूं, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं इथ। n की वैल्यू 3, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप। और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4 है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट। n is equals to 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए आपके पास हेक्स, और 7 कार्बन आटम्स के लिए आपके पास क्या होता है? हेप्ट। और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए आपका क्या होता है? ऑक्ट, ठीक है। 9 कार्बन आटम्स के लिए आपका होता है नॉन,
और 10 कार्बन एटम्स के लिए आपका क्या होता है, डेक। आपने सिर्फ वर्ड रूट देखा अभी। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका सफिक्स। सफिक्स में आपके सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं। देखो पहले एल्केन में आप वर्ड यूज करते हो सिर्फ सफिक्स एन, एल्कीन के लिए आप यूज करते हो इन, और एल्काइन के लिए सफिक्स यूज करते हो आइन। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूं मेरे पास 5 कार्बन एटम्स का एल्केन है, 5 मींस पेंट, और क्योंकि वो एल्केन है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, दैट इज पेंट, और सफिक्स क्या यूज होगा, एन, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट एन। अब उसी में मैं बोलूं कि 5 कार्बन एटम्स का एल्कीन है तो आपको पता चल गया 5 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट यूज होगा पेंट, एल्कीन है तो सफिक्स क्या यूज होगा, इन, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका पेंट इन। अब आपका एल्काइन, एल्काइन के लिए वर्ड रूट में यूज कर रही हूं पेंट, और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और सफिक्स यूज होगा आइन, तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो आपको सिंपल नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है आपका, देखो आगे आपकी है एक फिनोमेना दैट इज आपकी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। देखो अगर मैं आपका 4 कार्बन एटम्स का एल्केन लेती हूँ, 4 कार्बन एटम्स का एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2 ट्वाइस प्लस 2, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, दैट इज C4H10। अब देखो आप इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के देखो। एक पॉसिबिलिटी है आप क्या करो, कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगाओ, आपने लगा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है आप 3 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगाओ, एक की क्या कर दो, ब्रांचिंग। यही दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब आप हाइड्रोजन्स को देखो, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है तो आपको रेस्ट जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। यहां उसने एक बॉन्ड बना दिया तो रेस्ट क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये भी हाइड्रोजन, 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 इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैंने उसकी रेस्ट 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। इधर भी आप रेस्ट 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर्स में फॉर्मूला काउंट करो। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी C4H10 आएगा और इसका भी फॉर्मूला क्या आता है, C4H10। तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज जनरल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म। सो आइसोमर्स क्या होते हैं, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां से आइसोमर्स मैंने ड्रॉ किए। किसके आइसोमर्स ड्रॉ करे, ब्यूटेन के। अब देखो आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको फर्दर हम ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 कार्बन एटम्स लेने हैं, अभी भी 4 कार्बन एटम्स को मैं डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकती हूँ ये ध्यान से देखना। देखो 4 कार्बन एटम्स को मैं ऐसे स्ट्रेट चेन में लाइन कर सकती हूँ जो मैंने अभी किया। दूसरा मेरा मन है कि मैं उनको 4 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में ना रख के 3 कार्बन एटम्स को मैंने स्ट्रेट चेन में रखा और एक की क्या कर दी, ब्रांचिंग। तो आप डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स को या तो स्ट्रेट चेन में रख सकते हैं या आप ब्रांच में रख सकते हैं, या फिर आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपको 4 कार्बन एटम्स को आप साइक्लिक अरेंजमेंट में भी रख सकते हैं। देखो अब साइक्लिक अरेंजमेंट में मैं कैसे लिखूंगी, देखो मैंने 4 कार्बन एटम्स को क्लोज्ड साइक्लिक अरेंजमेंट में रखा और उसमें भी आपका क्या हो सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। अब इनके जनरल फॉर्मूलेस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक्चुअली में आपने जब एल्केन पढ़ा था तो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2, बट जब आप साइक्लो एल्केन्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। रिंग को बनाने की वजह से आपके 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे। तो आपको वहां पे जो आपने फॉर्मूले रिमेंबर किए थे एल्केन का CnH2n+2, तो अब साइक्लो एल्केन का क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आप कम करते हैं, दैट इज CnH2n। साइक्लो एल्कीन क्या हो जाएगा, CnH2n-2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, CnH2n-4। मतलब जो आपने पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, नॉर्मल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्मूले पढ़े थे उसमें से आपको 2 माइनस और कर देना है। तो आपको समझ में आएगा कि हम कार्बन एटम्स को डिफरेंट अरेंजमेंट में अलाइन कर सकते हैं। देखो अब इसी को डिफाइन करने के लिए मैं आपको समझाती हूं। देखो जहां पे एक कार्बन एटम
एक कार्बन आटम दो कार्बन आटम से ही लिंक्ड है, उससे ज्यादा कार्बन आटम से लिंक्ड नहीं हो सकता, तो वो हमेशा स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, स्ट्रेट चेन। देखो आप यहाँ पे कोई भी कार्बन आटम देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी कार्बन आटम दो से ज्यादा कार्बन आटम से लिंक्ड नहीं है। अब देखो इस वाले कार्बन, इसमें जब आप ब्रांच को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे एक कार्बन आटम दो से ज्यादा कार्बन आटम से लिंक्ड होगा ही होगा। अगर आप ब्रांच बनाते हैं तो आप इस कार्बन आटम को नोटिस करेंगे तो ये कितने कार्बन आटम से लिंक्ड है, आपके 3 कार्बन आटम्स के। तो ब्रांच के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई, जहां पे एक कार्बन आटम दो से ज्यादा कार्बन आटम्स के साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है। अब लास्ट है आपका साइक्लिक। साइक्लिक में कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको एक ऐसा कार्बन मिले जो सिर्फ एक ही कार्बन आटम से लिंक्ड हो। आप देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन आटम नहीं मिलेगा जहां पे वो सिर्फ एक ही कार्बन आटम से लिंक्ड हो, यहाँ पे कोई पे भी कार्बन आटम की एंडिंग नहीं होगी, तो ये साइक्लिक अरेंजमेंट हो जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब दिस इज टॉपिक, ये आपका है नेमिंग का टॉपिक, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो जैसे मैंने अभी बताया नेमिंग, पहले एक जैसे हमारा नेम होता है वैसे ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम होता है। एक पहला नेम होता है, एक उसका खुद का नेम होता है, एक उसका सरनेम। वैसे ही हमारे पास नेम्स होते हैं, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को मैं डिवाइड करती हूँ 3 पार्ट्स में, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। देखो प्रीफिक्स के लिए हम जो नेम के पहले यूज होता है, वर्ड रूट जितने नंबर ऑफ कार्बन आटम्स यूज होते हैं, और सफिक्स होता है जो हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है और नेचर ऑफ ग्रुप्स के बारे में बताता है। जैसे कि मुझे इन दोनों कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, इन दोनों कंपाउंड्स की नेमिंग से हम समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। आप एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड पे आके स्टॉप कर देंगे, और आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आटम्स आपके चेन में आए। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 मैं यहां पे खत्म कर दूंगी, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। अब क्योंकि ये कार्बन मेरा एज अ मेन चेन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैं इस कार्बन को एज अ प्रीफिक्स लिखती हूं, और इस प्रीफिक्स का नेम होता है एल्काइल ग्रुप। दिस इज एल्काइल। इसका जनरल अगर मैं बोलूं फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और इसके लिए हम नेम के आगे वर्ड यूज करते हैं एल्काइल। अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, अगर 2 कार्बन होता तो मैं वर्ड यूज करती इथाइल, और अगर 3 कार्बन आटम होते तो मैं यूज करती प्रोपाइल। अब सेकेंड स्टेप होता है मेरा नंबरिंग करना। अब जो भी ग्रुप्स मेरे मेन चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मैं उन ग्रुप्स को क्या दूंगी, लोअर नंबर। तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 4 5। अब देखो आपको स्पेसिफाई भी करना है कि ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वो चेन में किस पोजीशन पे अटैच्ड है। अब देखो ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या हो गया आपका 2 मिथाइल पेंटेन। आप देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बताता है 1 2 3 4 5। 5 के लिए वर्ड रूट यूज होता है पेंट, और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपका सफिक्स यूज हुआ एन। अगर आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज होता है, अभी बताया। डबल तो इन एंड ट्रिपल तो आइन वर्ड रूट यूज होता है। अब देखो अब इस वाले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले काम क्या है आपका, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी तो 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 है। अगर आप कहीं और से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। अब मेरा सेकंड काम क्या है, नंबरिंग करना। देखो नंबरिंग जब मैं करने चाहूंगी तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगी जहां से मुझे मैक्सिमम ग्रुप्स मिले मेन चेन पे, 1 2 3 4 एंड 5। देखो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। अब इन्हीं के लिए आप वर्ड यूज करते हो डाई ट्राई टेट्रा। आपको ये भी तो बताना होगा ना कि आपके पास मिथाइल ग्रुप्स तो हैं, बट कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं आपके पास, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो उसी के लिए आप पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। एक देखो जब भी नंबर और नंबर को लिखेंगे तो आप कॉमा यूज करेंगे, और नंबर और लेटर को सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज करेंगे। तो सेकंड पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और फिर कहां पे आपका फोर्थ पे 2,2,4। क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स है तो मैं वर्ड यूज करूंगी ट्राई, और नेम क्या है इनका, मिथाइल, ट्राई मिथाइल।
अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 5 के लिए वर्ड यूज होता है पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। तो ये क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेमिंग। चलो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स। देखो अगर मैं बात करती हूँ अल्कोहल की बात करते हैं, आप अल्कोहल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सैनिटाइजर्स में, तो आपकी उसकी प्रॉपर्टीज कुछ स्पेसिफिक होती हैं। तो अगर हम कार्बन में कुछ ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स को लगाएं जिसकी वजह से कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएं और जो फिक्स रहे, देखो वो आप ग्रुप लगा रहे हैं, अल्कोहल एक आप ग्रुप होता है। अब अल्कोहल का आप कोई भी ले लो, अगर आप वहां पे एक OH ग्रुप होता है तो वो सारे ही सभी कंपाउंड्स क्या होंगे? वाटर में सॉल्युबल होंगे, मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सेम हो गई। अगर किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करें किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। अब देखो फंक्शनल ग्रुप्स में जो हमने पढ़ने हैं वो सिर्फ ये पढ़ने हैं, अभी 10th तक हम सिर्फ ये पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपका एल्कीन और एल्काइन, दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी, उनको भी हम फंक्शनल ग्रुप्स में बोल देते हैं। सबसे पहले हेलोजन्स। हेलोजन्स जो है वो नेम के पहले यूज होता है एज अ प्रीफिक्स। हेलोजन में क्या होता है? आपके कुछ एटम्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एटम्स अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपके ये एटम कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज इंपार्ट करेंगे कंपाउंड के अंदर, और इनके लिए वर्ड यूज होता है हेलो, और ये यूज होता है प्रीफिक्स, मतलब नेम के आगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन है तो क्लोरो यूज होगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एंड आयोडीन है तो आयोडो। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप सफिक्स यूज करेंगे एन, प्रोपेन। बट यहाँ पे एक एटम लगा है और उसका प्रीफिक्स होगा, मतलब नाम के पहले आप हेलो वर्ड यूज करोगे, तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो नेम क्या हो जाता है आपका? 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन कंटेनिंग। ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरो एटम्स के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उसमें सबसे पहले है आपका अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और उसको हम उसके लिए यूज करते हैं सफिक्स, मतलब नेम के बाद हम वर्ड यूज करेंगे ओल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन होता, आप इसका नेम करते 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोपेन, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ये अभी इसका नेम होता। बट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे H को हटा के OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करती हूँ। जैसे ही आप H को हटा के OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको यहाँ पे एक सफिक्स और इंट्रोड्यूस करना होगा। अब उसमें आप देखो यहाँ पे आपको नेम के पीछे ऑल वर्ड यूज करना होगा। अब IUPAC का एक और रूल यहाँ पे आता है, कभी भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते। अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन लिखती हूँ तो इसका ई ओमिट हो जाएगा और नेम क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेनोल। तो आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ओल, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका? OH। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इससे, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ? CHO। ये क्या हो जाता है मेरा? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है अल। देखो यहाँ पे आपके 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोप वर्ड यूज हुआ, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। अब सफिक्स यूज होगा अल, क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं होते तो मैं ई को ओमिट कर दूंगी और इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है आपका कीटोन। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और ये हमेशा ना कंपाउंड में इन बिटवीन प्रेजेंट होगा। देखो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो ये टर्मिनल पे हो सकता है, मतलब चेन के एंड में हो सकता है, लेकिन आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? हमेशा आपके चेन के बीच में होगा, मतलब इसके सराउंडिंग आपके इधर भी कार्बन एटम होगा और इधर भी कार्बन एटम होगा। इसका एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम्स के लिए आप प्रोप वर्ड यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोप एन, और यहाँ पे जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? ओन। तो आप ई को ओमिट करके आप इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्लियर है। उसके बाद लास्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOH। ये क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार इनकी शॉर्ट नोटेशंस दे देते हैं, वो पूरा एक्सपेंड ना करके सिर्फ आपका COOH भी लिखेगा तो भी आपको समझना है वो आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप सफिक्स यूज करते हैं ओइक। तो आप फिर से नेम सेम ही चीज करेंगे, दैट इज प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, और यहाँ पे सफिक्स क्या आ रहा है? ओइक, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां से आपका फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर भी हो जाता है फिनिश। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। होमो मतलब एक जैसे, तो एक्चुअली में यही कंसेप्ट भी है। होमो मतलब एक जैसे, मतलब ऐसे कंपाउंड जहां पे आपको क्या मिलेगा? सेम जनरल फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल एल्केन, मैं बोल रही हूं मेरे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, सेम जनरल फॉर्मूला। पहली नेसेसरी कंडीशन क्या होती है होमोलोगस सीरीज की? सेम जनरल फॉर्मूला। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेम फंक्शनल ग्रुप। एंड अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम। तो यहाँ पे सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होती है? आपके ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं। जैसे मैं एल्केन के मेंबर सारे नोट करूं, एन की वैल्यू 1 डालूंगी तो CH4 आएगा, एन की वैल्यू 2 डालूंगी तो C2H6, एन की वैल्यू 3 के लिए C3H8, एन की वैल्यू 4 के लिए C4H10। तो ये आपके डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्केन हो गए। अब इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आप बॉटम में जा रहे हो, आप जैसे जैसे हायर नंबर्स की तरफ जा रहे हो, तो इनके भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो? इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। दैट मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? होमोलोग्स। अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों एडजेसेंट मेंबर्स हैं होमोलोग्स के। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स का डिफरेंस आ रहा है? एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस आ रहा है। दैट मींस एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और एक CH2 यूनिट में क्या होता है? आपका मास 14 U मास। अब आप दूसरे एडजेसेंट मेंबर्स देखो, जब आप दूसरे एडजेसेंट मेंबर्स देखोगे तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 यूनिट, दैट इज 14 U मास। तो होमोलोगस सीरीज की एक और डेफिनेशन आपको पता चली जिसमें एडजेसेंट मेंबर डिफर करते हैं बाय CH2 यूनिट और 14 U मास। तो होमोलोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं? हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें हर एक एडजेसेंट मेंबर डिफर करता है बाय 14 U मास और CH2 यूनिट। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड। यहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन आती है आपकी कंबशन रिएक्शन। देखो आपको पता है कार्बन एज अ फ्यूल बहुत टाइम से यूज होता आ रहा है। आप अगर देखेंगे आपकी डे टू डे लाइफ में हर जगह कार्बन एज अ फ्यूल यूज होता है। अगर आप घर पे देखते हैं आपकी एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, वहां पे आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन होती है जो कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। वैसे ही आपकी जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? मीथेन। तो आपका कार्बन किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो डायमंड, ग्रेफाइट या फुलरेन, किसी भी फॉर्म में अगर आप कार्बन को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे CO2 हीट एंड लाइट एनर्जी कॉमन चीजें हैं। अब देखो इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो मेजर क्वेश्चन बनता है दैट इज कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन से क्वेश्चन बनता है। कंप्लीट कंबशन कहां पे होती है? जहां पे भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात करती हूँ, अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया। देखो एलपीजी के अंदर आपका प्रोपेन ब्यूटेन होता है और वहां पे फ्लेम कैसी मिलती है? ब्लू फ्लेम। दैट मींस जहां पे भी कंप्लीट कंबशन होती है वहां पे आपकी क्या फ्लेम होती है? ब्लू फ्लेम। और ब्लू फ्लेम में इतनी इनफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती वो पूरे रूम को लाइटन अप कर दे, और इतनी इनफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस। अब देखो वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रही है तो कोई कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स नहीं है।
अनबर्न पार्टिकल्स नहीं है तो आपको कार्बन के ब्लैक सूट नहीं दिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी फ्लेम मिलती है आपकी, नॉन सूटी फ्लेम। तो आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बाय बर्निंग। तो अगर आप सैचुरेशन को बर्न, सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो आपको नॉन सूटी फ्लेम मिलती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो वहां से कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स की आपकी क्या मिलती है, सूटी फ्लेम। तो यहां से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और क्योंकि वो अनबर्न पार्टिकल्स हीट अप करके ग्लो करते हैं तो वो इतनी इनफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि वो पूरे रूम को लाइटन अप कर देते हैं, इसलिए मैं इसको क्या कहती हूँ, लुमिनस फ्लेम। तो पहली रिएक्शन आपको क्लियर होगी, दैट इज कंबशन। कंबशन में कार्बन कंपाउंड को आप हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको हीट एंड लाइट एनर्जी मिल रही है। उसमें भी आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सैचुरेटेड जो है कंप्लीटली बर्न करते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं, नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड क्या देते हैं, आपकी सूटी फ्लेम देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी आप, अब देखो ऑक्सीडेशन कराएगा कौन, ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, दैट इज कुछ एजेंट्स होते हैं, दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपको यहाँ पे बेसिकली दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले एल्कलाइन KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों ही आप इस चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिमेंबर करेंगे। इनका काम क्या है, देखो इनका काम है बेसिकली अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। अगर आप इथेनॉल में इन दोनों रिएजेंट्स में से कोई भी रिएजेंट डालेंगे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालेंगे तो आपका इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड के अंदर। बस आपको इस रिएक्शन में यही याद रखना है। बट यहाँ पे एक बार आपको ना एल्कलाइन KMnO4 का 5% सॉल्यूशन, उसी को हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, वो पर्पल कलर का होता है। अब देखो यहाँ से आप इथेनॉल का टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इथेनॉल सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप एल्कलाइन KMnO4 का 5% सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर पर्पल होता है। अब पर्पल कलर चेंज हो जाता है। अगर पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है सॉल्यूशन में डालने के बाद तो दैट मींस वहां पे इथेनॉल प्रेजेंट है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर इथेनॉल भी आप कर सकते हैं, दैट इज दिस टेस्ट इज फॉर इथेनॉल, दैट इज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन हमारी जो मोस्ट कॉमनली और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, दैट इज वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन। और क्वेश्चन आता है कि जो हमारी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जनरली वो लिक्विड होते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्योंकि इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन की वजह से ये ना ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करें, दैट इज रेंसिडिटी। उसके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल और कलर डेवलप हो जाता है। उसी को अवॉइड करने के लिए हम, क्योंकि अनसैचुरेटेड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हम उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, मैंने बताया था अनसैचुरेशन मींस हाइड्रोजन की अभी हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो किसकी प्रेजेंस में, अब देखो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है तो इसमें आप यूज करते हो मेटल कैटलिस्ट। आप यहाँ पे निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम कुछ मेटल्स का यूज कर सकते हो। जब आप इन मेटल्स का यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब भी आप H2 ऐड करते हो वेजिटेबल ऑयल के अंदर, वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। और वेजिटेबल घी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वेजिटेबल घी में हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना डालडा घी, वनस्पति घी, ये हमें अवॉइड करने चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो यहाँ से बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक और एडिशन आप कर सकते हो, देखो आप एल्कीन में H2 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। आप H2 के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हो जैसे कि Br2, और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। यहाँ पे एल्कीन में ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और आपको कोरोस्पोंडिंग एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा।
अब देखो क्योंकि ब्रोमीन वाटर यूज्ड अप हो गया, पहले ब्रोमीन का कलर ऑरेंज था, पर वो जब ऐड हो गया तो उसका ऑरेंज कलर डिसअपियर हो गया। तो आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में ब्रोमीन टेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस हो जाता है बाय द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पे अगर हम मीथेन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देता है और HCl बाहर निकल जाता है और खुद क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो आपको मिथाइल क्लोराइड्स मिल जाते हैं। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में लेते हो तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती रहती है और यहाँ पे ये स्टॉप होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड पे। जब आपके सारे हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ये क्या है, आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है किसकी, कार्बन की, जो एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करते हैं दो बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स जिनकी हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो सबसे पहले अगर मैं इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, इथेनॉल क्या होता है, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। और अगर मैं बात करती हूँ इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड की जगह मोस्ट कॉमनली हम उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। जनरली आपको बहुत जगह देखने को मिलता है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में हमें एग्जांपल जो आपका विनेगर होता है, जो आप घर में यूज करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, तो 5 to 10% ऑफ एसिटिक एसिड वही क्या होता है आपका विनेगर, और वो हम ऐसा यूज करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है, क्वेश्चन आपको एसिटिक एसिड वर्ड ना देके वो आपको बोलेगा 5 to 10% सॉल्यूशन ऑफ X यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स। तो आपको समझ जाना है वो किसकी बात कर रहा है, एसिटिक एसिड की बात कर रहा है। अब देखो इथेनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है, इथेनोइक एसिड भी वाटर में सॉल्युबल होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन बिटवीन होता है। बट लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इथेनोइक एसिड का, अगर इथेनोइक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 17 डिग्री सेल्सियस। अगर 17 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो विंटर्स में जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बिलो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तो विंटर्स में इथेनोइक एसिड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ग्लेशियर लाइक आइस की तरह क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसलिए इसका एक और नाम होता है दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो गया। अगर मैं बात करूं नेचर के बारे में, देखो इथेनॉल को जनरली हम न्यूट्रल लेके चलते हैं, तो वो ना तो आपकी ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा, ना वो रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर देखूं तो इथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट क्योंकि इथेनोइक एसिड एक एसिड है, तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड ट्रांसफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है कि केमिकली डिस्टिंग्विश करो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को बाय 3 प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने देख लिया थ्रू लिटमस पेपर, आप लिटमस पेपर से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं दैट इज आपकी बेसिस के साथ रिएक्शन और मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। देखो इथेनोइक एसिड अगर एक बेस है, बेस है तो वो एसिड के साथ इथेनोइक एसिड हमारा एसिड हो गया और बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और वाटर क्या होगा आपका, रिलीज होगा। तो इथेनोइक एसिड के केस में रिएक्शन होगी और इथेनॉल क्योंकि न्यूट्रल होता है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो एक पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश तुम्हें समझ में आया। दूसरी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स। अब आपको पता है जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ करते हैं तो वहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन होती है सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अब क्योंकि आपका इथेनॉल न्यूट्रल है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इथेनोइक एसिड के साथ आपको सोडियम एसिटेट सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो यहां से आप इथेनॉल इथेनोइक एसिड को लिटमस पेपर से, बेस से, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और एक और टेस्ट क्या होता है, सैपोनिफिकेशन टेस्ट एंड एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। देखो एस्टर क्या होते हैं, एस्टर हमारे पास एक कैटेगरी होती है फंक्शनल ग्रुप की जहां पे C डबल बॉन्ड OOR होता है, ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। अब एस्टर की स्मेल क्या होती है, फ्रूटी ऑर्डर स्मेल होती है। अब इसी स्मेल को
एस्टैब्लिश करने के लिए हम कैसे करते हैं, जब भी हम इथेनॉल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और आपको फ्रूटी ऑर्डर स्मेल मिलती है। तो आप कह सकते हो कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, अगर आप इथेनॉल ले रहे हो तो उसमें आप इथेनोइक एसिड ऐसे डालोगे, और अगर आप इथेनोइक एसिड लोगे तो आप इथेनॉल डालोगे। अब वहां पे थोड़ा सा अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसीलिए डाला है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक, और इथेनॉल इथेनोइक की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब अगर मैं बात करती हूँ पहले इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में एक और प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो इथेनॉल जो होते हैं, देखो मैं एग्जांपल लेती हूं आपका इथेनॉल। इथेनॉल में जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और बहुत बार कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। तो इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो 443 केल्विन पे। अब डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इथेनॉल से वाटर का रिमूवल जो प्रोसेस होता है वो कौन कराता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां से वो क्या बना देता है, कॉरस्पॉन्डिंग इथेनॉल को इथीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो एस्टर, मैंने अभी आपको बताया एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है जहां पे एक R कार्बन का ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OOR। यहाँ पे ये ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब एस्टर बनता कैसा है, देखो इसकी फ्रूटी ऑर्डर स्मेल होती है। जब भी आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हो। जब आप यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हो तो आपका फंक्शनल ग्रुप बनता है एस्टर, दैट इज CH3COOC2H5। इसी ग्रुप की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एस्टर। अब देखो एस्टर हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है। एक्चुअली में जो हम डे टू डे लाइफ में सोप यूज करते हैं वो इसी प्रोसेस की हेल्प से बनता है। देखो जितने भी हमारे एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स की अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करती हूँ, अगर एस्टर को आप वापस से ब्रेक डाउन करोगे तो आपको एसिड और एसिड का सॉल्ट और आपको अल्कोहल वापस से रीजनरेट हो जाता है। और जो ये एसिड का सॉल्ट होता है वही हमारा डे टू डे लाइफ में क्या होता है, आपका सोप होता है। तो रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और ये आपकी सोप्स को मैन्युफैक्चर करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप क्या कर रहे हो, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या डाला, NaOH डाला। अब NaOH डाल के, NaOH बेस है तो ये एस्टर को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। जैसे ही एस्टर को हाइड्रोलाइज करेगा तो जिनसे ये बना है वो वापस से रीजनरेट हो जाएंगे, तो आपको इथेनॉल वापस मिल जाता है और आपको इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है। और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स ही क्या होते हैं, आपके सोप्स होते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स की तरफ और उनके क्लेंजिंग एक्शन की तरफ, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो सबसे पहले सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो अगर मैं सोप्स की बात करती हूँ और उसके क्लेंजिंग एक्शन के बारे में बात करती हूँ, तो सोप्स अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है और वहां पे उनके सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ही आपके क्या होते हैं, सोप्स। ये आपका सोप है। अब देखो इसी को ना मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसकी एक टेल होती है जिसमें आपके कार्बन की लॉन्ग चेन होती है और आपका एक हेड होता है। देखो हेड जनरली आपके आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस। देखो आयंस है तो ये क्या होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर में क्या होते हैं, लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। तो हेड आपका क्या होता है, वाटर लविंग। और एक आपकी टेल होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये क्या होती है आपकी वाटर हीटिंग। ये क्या होती है आपकी वाटर हीटिंग।
तो आप समझो सोप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। टेल आपको वाटर को हेट करेगी। अगर ये वाटर को हेट करेगी दैट मींस ये वाटर में सॉल्युबल ना होंगे, जितने भी आपके ऑयल और डर्ट और ग्रीस के पार्टिकल्स हैं उनमें सॉल्युबल हो जाती हैं। देखो जैसे ही आप क्लॉथ पे सोप अप्लाई करते हैं तो आपके जो जितने भी आपके ये जो टेल्स हैं अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपके हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर की तरफ अपवर्ड रहते हैं, और जो आपकी टेल है वो किस तरफ हो जाती है, आपकी ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स की तरफ हो जाती है। अब ये ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स की तरफ ऐसे कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मिसल। ये क्या होता है हमारा मिसल। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपका ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स सेंटर में होते हैं, और आपकी जो टेल होती है वो सोल्यूबलाइज करती है इन्हीं ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स को, और जो आपका हेड है वो टुवर्ड्स वाटर होते हैं। जब वो टुवर्ड्स वाटर होते हैं तो ये मिसल का फॉर्मेशन हुआ। देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन हुआ। यहाँ पे आपने सोप ने ना सरफेस टेंशन को रिड्यूस किया बिटवीन ऑयल एंड वाटर, और एक मिसल को फॉर्म कर लिया। अब इस मिसल को जब आप स्क्रब करते हो, एजिटेट करते हो, रब करते हो, तो आपका ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ डर्ट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या होता है आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपको कई बार क्वेश्चन आता है सोप्स और डिटर्जेंट के बीच में डिस्टिंग्विश में। देखो सोप्स और डिटर्जेंट्स में अगर मैं डिस्टिंग्विश की बात करूं तो सबसे पहला होता है इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में यहाँ पे क्या होता है, आपकी लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स के, that is sodium and potassium salts of long chains of fatty acids। ये आपका सोप्स होता है। और डिटर्जेंट्स में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनिक एसिड्स। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट भी होते हैं एज वेल एज आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है इनके स्ट्रक्चर में, देखो चेन सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे एक हाइड्रोफोबिक टेल है और एक हाइड्रोफिलिक हेड है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक क्या है, हेड है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, सोप्स और डिटर्जेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो सोप्स हैं वो आपके सिर्फ सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स आपके सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर दोनों के साथ फोम क्रिएट करते हैं। अब देखो सोप्स में क्या प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज करते हैं। देखो हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है आपके पास, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। अब मैं एक सोप का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। एक सोप मैंने लिया सोडियम स्टिरेट, दैट इज C17H35। ये आपका सोडियम स्टिरेट सोप है। अब हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्शियम आयन जो होता है सोडियम आयन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ही ये इसको डिस्प्लेस कर देता है तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, और कैल्शियम का सॉल्ट जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो आपका सोप इन द फॉर्म ऑफ स्कम क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसलिए आपका सोप जो है वो आपके हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कम। तो एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश आपको समझ में आया कि जो सोप है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट्स दोनों में वर्क कर सकते हैं। सोप्स आपके एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट्स वर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की, सोप्स जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, बट लेकिन अगर मैं बात करूं आपके डिटर्जेंट्स आपके इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इनके अंदर ब्रांच चेन होती है और डिकम्पोजर्स इन पे इजीली एक्ट नहीं कर पाते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपका कंप्लीट कर किया है कार्बोनेंस कंपाउंड, इससे आप स्कोर करेंगे 6 to 10 मार्क्स। फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो आवर चैनल एंड लाइक। थैंक यू।